साल 2012 बिहार का चंपारण जिले का एक साधारण सा गांव। यहाँ की गलियां धूल और हरियाली से भरी थी, लेकिन मनोज के घर में माहौल हमेशा एक अजीब सी चुप्पी और तकरार के शोर से भरा रहता था। मनोज, जिसकी उम्र अभी 18 की दहलीज पर थी, घर का इकलौता बेटा था। उसकी 2 छोटी बहनें थी और एक माँ जो बहुत शांत और सहनशील महिला थी। मनोज के पिता रमेश बाबू एक किसान थे, जिनकी जमीन उतनी उपजाऊ नहीं थी जितनी उनकी जुबान। रमेश बाबू के लिए मनोज उनकी व्यक्तिगत असफलता का जीता जागता सबूत था। उन्हें लगता था कि मनोज काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। उनकी डांट फटकार एक नियमित रिवाज थी, जैसे किसी डॉक्टर की खुराक सुबह, दोपहर और शाम। मनोज फिर मोबाइल में घुसा है, खेत में काम करने के लिए कब जाएगा? पड़ोसी का बेटा देखो बीएड कर रहा है और तू यहाँ गोबर गणेश बना बैठा है। रमेश बाबू की आवाज़ में हमेशा एक तीखापन होता था जो सीधे दिल पर वार करता था। मनोज की माँ सुमित्रा देवी इन सब से बहुत दुखी रहती थी। वो अक्सर अपने पति को समझाने की कोशिश करती थी, जी थोड़ा तो शर्म करो, लड़का है सीख जाएगा, ऐसे रोज रोज कोसोगे तो उसका हौसला टूट जाएगा। रमेश बाबू टपाक से जवाब देते, तुम्हारी इसे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है, ठोकर नहीं लगेगी तो सुधरेगा कैसे? ये डांट मेरी दवा है सुमित्रा, कड़वी है पर जरूरी है। मनोज की बहनें छोटी रीना और उससे बड़ी पूजा अपने भाई के लिए दुखी होती थी, पर पिता के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ये रोज की कहानी थी जिसने मनोज के मन में एक विरोध की आग और एक गहरी असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। वो अपने पिता से नफरत नहीं करता था, लेकिन उनकी डांट ने उसके आत्मविश्वास को चूर चूर कर दिया था। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। मनोज का 18वां जन्मदिन। 18 साल एक युवा के जीवन में स्वतंत्रता और नई शुरुआत की उम्र। मनोज ने तय किया कि वो इस दिन को खास बनाएगा। अपनी थोड़ी सी सेविंग्स से वो बाजार से एक छोटा सा साधारण सा केक ले आया। रात के 8:30 बज रहे थे। माँ और बहनों ने मिलकर घर के एक कोने में थोड़ी सी सजावट की थी। मोमबत्तियाँ जलाई गई और सब ने मिलकर एक धीमी आवाज में हैप्पी बर्थडे गाना शुरू किया। मनोज की आंखों में पहली बार बरसों बाद एक छोटी सी चमक थी। उसने चाकू पकड़ा और केक काटने के लिए तैयार हुआ। ठीक उसी पल, जैसे किसी बुरे सपने का आगाज, रमेश बाबू कहीं से अचानक अंदर आ गए। उन्होंने शायद किसी पड़ोसी से सुना कि घर में पार्टी चल रही है। उनकी नज़र सीधे केक पर पड़ी। ये क्या तमाशा लगा रखा है? उनकी आवाज़ किसी बॉम्ब के फटने जैसी थी। किस चीज़ की खुशी मनाई जा रही है यहाँ? जन्मदिन? 18 साल का हो गया और क्या उखाड़ लिया? ज़मीन की एक ढेली कमाई नहीं गई और चले हैं केक काटने। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। मनोज, माँ और बहनों के चेहरे का रंग उड़ गया। केक पर जमी मोमबत्तियों की रोशनी में भी रमेश बाबू की आक्रोश की आग में फीकी पड़ गई। ये लो अपना जन्मदिन मनाओ। और दोस्तों, जो हुआ वो किसी भी युवा के दिल को हमेशा के लिए तोड़ सकता था। रमेश बाबू ने पल भर में वो छोटा सा केक उठाया और ज़मीन पर दे मारा। क्रीम और स्पॉन्ज बिखर गए, मानो मनोज के सारे सपने मिट्टी में मिल गए हों। मनोज की आंखें दबदबा गई, पर वो चुप रहा। रोज़ की डांट सहना एक बात थी, लेकिन आज उसने जो थोड़ी सी खुशी बटोरी थी, उसे इस तरह रौन देना सहनीय था। अब शुरू हो जाओ, रमेश बाबू ने चीख कर कहा। क्या घूर रहा है मुझे? निकाल अपना गुस्सा। बात बढ़ गई। रमेश बाबू ने अपना आपा खो दिया और मनोज पर हाथ उठा दिया। वैसे तो ये रोज़ की बात थी, पर आज हद हो गई थी। मनोज की माँ सुमित्रा देवी, जो हमेशा अपने बेटे के पक्ष लेती थी, उनका धैर्य भी आज टूट गया। उन्होंने सोचा कि पति की अत्याचार को तो सहा, पर बेटे को जन्मदिन पर इस तरह अपमानित होते देखना उनकी आत्मा को झंझोड़ गया। वो आगे बढ़ी, लेकिन उन्होंने जो किया वो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने रमेश बाबू को नहीं रोका, बल्कि उनका सारा गुस्सा मनोज पर उतर गया। बस बहुत हो गया, तो इसी लायक है। सुमित्रा देवी की आवाज़ में पहली बार इतना विषाद और क्रोध था कि मनोज कांप गया। तुम्हारे पिता से ही कहते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? जब देखो सर झुकाए खड़ा रहता है, ना कोई जवाब, ना कोई हिम्मत। कम से कम एक बार तो पलट कर जवाब देता। उन्होंने मनोज के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ सिर्फ हाथ का नहीं था, ये 6 साल के दबे हुए दुख, अपमान और निराशा का था। अगर तुझमें जरा भी शर्म बची है, माँ ने रोते हुए कहा, तो घर छोड़कर चला जा। आज के बाद इस घर की चौखट पर
जब तक पैर मत रखना, जब तक कि कामयाब ना हो जाए, वरना कभी मत आना। मनोज को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई हो। पिता की डांट, माँ का लाड, पिता की मार, माँ का थप्पड़, लेकिन ये माँ का थप्पड़ जो उसके भरोसे को चकनाचूर कर गया। जिस सहारे को वो आखिरी मानता था वही टूट गया था। रात के 9 बज रहे थे। चंपारण की सर्द रात और सड़कों पर सन्नाटा। मनोज बिना कुछ कहे, बिना किसी सामान के, बस उन कपड़ों में घर से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में ना अब आंसू थे, ना कोई भय, बस एक खालीपन था। अब जीवन से कोई फायदा नहीं। उसके मन में एक भयानक विचार आया। इस माँ के लिए सब कुछ था, उसने भी धिक्कार दिया, अब क्या बचा। वो तेजी से चिल्लाने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही जगह थी, गांव से 3 किलोमीटर दूर वाला रेलवे ट्रैक। वहां से गुजरती कोई भी ट्रेन उसके सारे दर्द को पल भर में खत्म कर सकती थी। वो रेलवे ट्रैक से किनारे किनारे बनी सड़क पर पैदल जा रहा था। हर कदम उसे मृत्यु के एक और करीब ले जा रहा था। मन में उथल पुथल थी। माँ का चेहरा, पिता की क्रूरता, बहनों का मौन, सब एक साथ घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र सड़क पर खड़े एक ट्रक पर पड़ी। ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था और उसका एक पहिया अजीब तरह से झुका हुआ था। पास जाने पर उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसने ड्राइवर की वर्दी पहन रखी थी, जमीन पर बैठा पसीने से तरबतर ट्रक के पहिए को खोलने की कोशिश कर रहा था। वो व्यक्ति पहिए को बोल्ट को खोलने के लिए लोहे की रॉड लगाता, लेकिन बोल्ट टस से मस ना हो रहा था। जब मनोज उसके पास से गुजरा तो उस ड्राइवर ने उसे देखा और आवाज़ दी, बेटा, ओ बेटा, ज़रा हाथ लगा देते, ये पहिया पंचर हो गया है और ये नट खुल ही नहीं रहा। बहुत परेशान हूँ, यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। मनोज रुक गया। वो मृत्यु की ओर जा रहा था, पर किसी की मदद के लिए रुकने की मानवीय सहजता भी उसके अंदर जिंदा थी। वो बिना कुछ कहे ड्राइवर के पास गया। दोनों ने मिलकर जोर लगाया। मनोज की युवा ताकत और ड्राइवर के अनुभव ने काम किया। चल की आवाज़ के साथ जंग लगा बोल्ट खुल गया। अगले आधे घंटे मनोज ने उस ड्राइवर के साथ मिलकर खर्च किया। उन्होंने पंचर पहिया खोला और स्पेयर टायर लगाया। इस काम में मनोज पूरी शिद्दत से लगा रहा, मानो ये उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो। जब काम पूरा हो गया तो ड्राइवर ने राहत की सांस ली। उसका नाम था महादेव सिंह। वो बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सामान ढोने का काम करता था। माधव सिंह ने अपनी जेब से 20 रुपए का नोट निकाला और मनोज की तरफ बढ़ाया। बेटा, ये लो, बहुत बहुत धन्यवाद तुमने मेरी बड़ी मदद की। मनोज ने हाथ जोड़ दिए। नहीं उस्ताद, पैसे नहीं चाहिए। माधव सिंह को लगा कि शायद ये कम है। उसने 20 वापस रखे और 50 रुपए का नोट निकाला। अच्छा, ये ले लो, इसे रख लो। मनोज फिर से मना कर दिया। नहीं उस्ताद, पैसों की ज़रूरत नहीं है। माधव सिंह हैरान रह गया। इस ज़माने में बिना पैसे से कोई क्यों मदद करेगा? क्या बात कर रहे हो? पैसों की ज़रूरत किसको नहीं होती? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मनोज ने एक उदासी भरी मुस्कान दी, जो माधव सिंह को अंदर तक छू गई। अंकल, मनोज ने धीरे से कहा, क्योंकि अब मुझे जीने ही नहीं है, तो मैं पैसा लेकर क्या करूँगा? माधव सिंह के हाथ से नोट छूट गया। क्या बात कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? मनोज ने रेलवे ट्रैक की तरफ इशारा किया, जहाँ दूर कहीं ट्रेन की धीमी आवाज़ आ रही थी। बस कुछ देर का मेहमान हूँ, जैसे ही कोई तेज़ गाड़ी आएगी। माधव सिंह ने झट से मनोज का हाथ पकड़ लिया, मजबूती से पर प्यार से। नहीं बेटा, ये सब नहीं सोचते, ऐसा नहीं करते। तुम इकलौते लड़के हो, तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी? तुम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हो। मनोज की आंखें फिर नम हो गई। उस्ताद जी, ये रोज़ रोज़ की बात है, मैं तंग आ गया हूँ, अब और सहा नहीं जाता। माधव सिंह एक अनुभवी इंसान था। उसने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। ठीक है बेटा, एक काम कर, तू मेरे साथ चल। मनोज हिचकिचाया, पर माधव सिंह ने उसे ज़बरदस्ती ट्रक पर बिठा लिया। बैठ जा, अभी तो किसी हाल में वापस नहीं जाएगा, तू मेरे साथ रहेगा। और इस तरह 50 के नोट की जगह माधव सिंह ने मनोज को जीवन का एक नया दरवाज़ा थमा दिया। माधव सिंह का ट्रक पश्चिम बंगाल जा रहा था। मनोज को बिठाकर उसने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर चल दिया। रात भर दोनों ने कम बातें की। माधव सिंह ने उसे खाने के लिए कुछ दिया और बस ट्रक चलाने पर ध्यान दिया।
अगले दिन जब वो पश्चिम बंगाल पहुंचे तो माधव सिंह ने मनोज को अपने पास रखा। संयोग से एक दिन पहले ही माधव सिंह का कंडक्टर काम छोड़कर चला गया था। ये संयोग मनोज के लिए ईश्वरीय संकेत जैसा था। देख बेटा, माधव सिंह ने कहा, तू घर नहीं जा सकता और यूं ही खाली नहीं बैठ सकता। तू मेरा कंडक्टर बनेगा, मैं तुझे सब सिखाऊंगा। मेहनत कर और जो तेरी माँ ने कहा था उसे याद रख, कामयाब होकर वापस आना। मनोज को ये बात सही लगी। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और अब वो पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहता था। वो पूरी शिद्दत से काम में लग गया। उसका विरोध का भाव अब मेहनत की आग में बदल चुका था। मनोज ने ट्रक की छोटी छोटी बारीकियों को समझना शुरू किया। माल कहाँ से उठाना है, कहाँ पहुँचाना है, रास्ते कैसे हैं, कागजात क्या चाहिए, वो हर काम बिना नानुकुर के करता था। माधव सिंह ने देखा कि ये लड़का तो सोने की खान है। जहाँ कोई नहीं जाता था, जैसे लंबे दुर्गम रास्ते, वहाँ मनोज खुशी खुशी चला जाता था। वो निडर था, मजबूत था और सबसे बड़ी बात, मेहनती था। 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। इस दौरान मनोज ने ट्रक की सीट पर बैठकर माधव सिंह को देखते देखते ट्रक चलाना सीख लिया। चोरी छुपे खाली मैदानों में और सड़कों पर माधव सिंह ने उसे हाथ साफ करने दिया। जब मनोज एक अच्छा ड्राइवर बन गया तो माधव सिंह ने एक दिन उससे कहा, बेटा तू ड्राइवर तो बन गया, अब क्या बनेगा? 6 महीने हो गए, तेरे घर वाले रो रहे होंगे। अब तू घर चला जा, जाकर उन्हें बता कि तू ठीक है, फिर वापस आ जाना। मनोज के माथे पर हल्की सी शिकन आई। नहीं अंकल, मैं माँ से वादा किया है, जब तक कुछ बन नहीं जाऊंगा तब तक नहीं जाऊंगा। माधव सिंह हंसा। ड्राइवर तो बन गया और क्या बनेगा? मनोज की आंखों में एक नई चमक थी। जो अब तक मुझे ड्राइवर नहीं उस्ताद, मुझे मालिक बनना है, ट्रक का मालिक। माधव सिंह अवाक रह गया। गांव में निठल्ला घूम रहा था। बाप ने भगाया तो मरने जा रहा था, जान बची तो ड्राइवर बन गया और अब ड्राइवर बन गया तो कह रहा है मालिक बनेगा। हाँ उस्ताद, मैं मालिक बनूंगा। मनोज ने अगले 1 साल तक माधव सिंह के साथ काम किया। उसकी उम्र 19 साल की हो गई थी और उसने ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया। उसकी मेहनत की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन माधव सिंह ने मनोज से कहा, बेटा अगर तुझे मालिक बनना है तो तू मेरे साथ क्या मालिक बनेगा? मैं तो बरसों से एक ही ट्रक चला रहा हूँ। मैं तुझे एक ऐसा व्यक्ति से मिलाता हूँ जिसके साथ तू काम करेगा तो कुछ कर सकता है। माधव सिंह मनोज को लेकर अपने मालिक एक सरदार जी के पास गया, जिनका नाम सुखदेव सिंह था। सुखदेव सिंह का खुद का 10 ट्रकों का बेड़ा था। महादेव सिंह ने सुखदेव सिंह से कहा, पाजी ये लड़का मनोज है, बहुत मेहनती है, आपके मतलब का है, कोई भी काम कह दो ये मना नहीं करेगा, बहुत हिम्मती और निडर है, इसके हौसले 7वें आसमान पर हैं। सुखदेव सिंह को निडरता और जोश बहुत पसंद था। उन्होंने मनोज को नाम धाम पूछा और तुरंत काम पर रख लिया। मनोज की किस्मत का पहिया अब घूमने लगा था। सुखदेव सिंह ने जल्दी ही मनोज की काबिलियत को पहचान लिया। उसकी ड्राइविंग, उसकी समय की पाबंदी और काम के प्रति उसकी लगन, सब अद्भुत था। एक दिन सुखदेव सिंह ने उससे कहा, बेटा मेरे मन में एक ख्याल है। अभी तक मैं बिहार, उत्तर प्रदेश भेजता हूँ ट्रक। मैं पहाड़ी राज्यों का रुख करना चाहता हूँ, वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं, पर कोई जाना ही नहीं चाहता, रास्ते खतरनाक होते हैं। मनोज ने झट से कहा, पाजी आप मुझे भेजो, मुझे एक ट्रक दे दो, मैं ले जाऊंगा। सुखदेव सिंह ने एक पल सोचा और फिर हंसते हुए बोले, ठीक है तुझे वो ट्रक देता हूँ, इसे तू अपना समझ कर चलाना। मनोज के संघर्ष को एक दिशा मिल चुकी थी। मनोज ने सुखदेव सिंह के लिए पहाड़ी राज्यों के लिए ट्रक चलाना शुरू कर दिया। वो सिक्किम गया, नेपाल, शिमला गया। जहाँ कोई और ड्राइवर जाने से डरता था, मनोज वहाँ निडरता से गया। वो 2012 में घर से निकला था। 2014 के अंत तक मनोज ने इतना पैसा बचा लिया था कि उसने सुखदेव सिंह की मदद से अपनी पहली सेकेंड हैंड ट्रक खरीद ली। ये उसकी मालिक बनने की पहली सीढ़ी थी। 2015 आया, मनोज ने 2 और ट्रक खरीद लिए। 2016 तक अपनी मेहनत, सूझबूझ और महादेव सिंह तथा सुखदेव सिंह के सहयोग से मनोज ने अपने बेड़े में 10 ट्रक शामिल कर लिए। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। उसने सबसे पहले माधव सिंह को अपने पास बुलाया। अंकल आप मेरे पास आ जाओ, हम मिलकर काम करेंगे, आप भरोसे के आदमी हो, मेरा सब कुछ जानते हो।
कोई है नहीं मेरा, अगर मेरे साथ धोखा हुआ तो सब चला जाएगा। आप मेरे साथ रहो। माधव सिंह, जिसने उसे मरने से बचाया था, खुशी खुशी उसके साथ आ गया। मनोज ने सुखदेव सिंह से भी सम्मानपूर्वक विदा ली। पाजी, मैं अब अलग ही कर रहा हूँ तो पूरा ही अलग करना चाहता हूँ, सुखदेव सिंह ने खुशी से कहा। ठीक है भाई, तू कर, तेरे हौसले ऐसे ही रहें। 2018 आ गया। मनोज को घर छोड़े 6 साल हो चुके थे। माधव सिंह अब उसके बिजनेस पार्टनर और संरक्षक उसके साथ काम कर रहे थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की। ट्रकों की संख्या 15-16 तक पहुंच गई थी। उनका ट्रांसपोर्ट कारोबार जोरों पर था। प्रतिदिन 50,000 की इनकम होती थी और महीने का 15 से 20 लाख का टर्नओवर। भले ही ट्रक किस्त पर थे, पर बचत अच्छी खासी थी। मनोज, जिसकी उम्र 24 साल थी, अब एक सफल ट्रांसपोर्टर था। पर एक घाव था जो अब भी हरा था, उसका घर। माधव सिंह बार बार कहते, मनोज यार, अब तो चला जा, तेरे घर वालों का क्या हाल होगा, रो रो कर उनका बुरा हाल होगा। मनोज हर बार टोक देता, बस उस्ताद, इस बारे में बात मत करो, दिमाग खराब हो जाता है। अभी मुझे और कुछ करने दो, मैं घर के लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। माधव सिंह को अपने पुराने दिन याद आए, जब वो भी घर से भागकर गए थे और वापस लौटे तो उनके घर वालों का बुरा हाल था। उन्हें मनोज के माँ बाप की पीड़ा अपने जहन में गूंजती महसूस हुई। 6 साल हो गए, ये लड़का एक बार भी नहीं गया। एक दिन माधव सिंह को अपने एक ट्रक को लेकर बिहार के बेटा आना पड़ा। बेटा से मनोज का गांव करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर था। माधव सिंह ने एक फैसला किया। उन्होंने बेटा पहुंचकर ट्रक को मनोज के गांव की तरफ मोड़ दिया। चल रहा हूँ उसके गांव, आखिर जहां मेरा टायर पंचर हुआ था वही बगल में इसका गांव तो था। माधव सिंह का विशाल ट्रक चंपारण की उन धूल भरी गलियों की तरफ बढ़ रहा था जहां से 6 साल पहले एक टूटा हुआ जवान मौत की तरफ चला था। मनोज का गांव और गांव की सीमा पर वो रेलवे ट्रैक। माधव सिंह ने ट्रक वहीं रोका जहां उनका टायर पंचर हुआ था। शाम ढल चुकी थी और सड़क पर सिर्फ ट्रक की हेडलाइट की पहली रोशनी थी। इत्तेफाक देखिए, सड़क के किनारे एक पुरानी बरगद की जड़ के पास एक महिला बैठी थी। वो कोई और नहीं, मनोज की माँ सुमित्रा देवी थी। पिछले 6 सालों से बेटे को डांट कर घर से निकालने की गलती ने उन्हें अंदर से खा लिया था। उन्हें अक्सर बेटे की याद आती थी तो वो इस सड़क पर आ बैठती थी। यही वो जगह थी जहाँ से मनोज गया था। वो देखती रहती थी, शायद इस उम्मीद में कि उनका बेटा, जिसके लिए उन्होंने कभी माँ का नहीं बल्कि एक अजनबी क्रूरता का चेहरा दिखाया था, किसी दिन यहीं से वापस आ जाए। उस दिन भी वो बैठी थी। उनकी आंखें अब हर आने जाने वाले पर नहीं टिकती थी, बस शून्य में देखती थी। माधव सिंह ट्रक से उतरे। उनके कदम सुमित्रा देवी की ओर बढ़े। आप किसी मनोज नाम के लड़के को जानती हैं? माधव सिंह ने विनम्रता से पूछा। और दोस्तों, जैसे ही सुमित्रा देवी ने ये नाम सुना, उन्हें लगा जैसे मानो करंट लग गया हो। उनकी आंखें शून्य से निकलकर माधव सिंह के चेहरे पर टिक गई। वो उठकर खड़ी हुई। उनके होंठ कांप रहे थे, पर कोई शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। 6 साल की पीड़ा एक पल में आंसू बनकर बह निकली। वो जोर जोर से और रो रो कर रोने लगी, चिल्लाने लगी। माधव सिंह घबरा गया, पर वो तुरंत समझ गए, ये माँ ही है। एक माँ ही अपने बेटे के नाम पर इस तरह रो सकती है। वो संभले और पूछा, क्या हुआ, आप जानती हैं उसे? वो कहाँ है? हाँ, सुमित्रा देवी ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा है वो मनोज। तुम कहाँ से जानते हो उसे? वो कहाँ है? जिंदा है मेरा बेटा? माधव सिंह की आंखें भी भर आई, वो भी रोने लगे। ये दृश्य इतना हृदय विदारक था कि वो बोल नहीं पाए। उनके चुप्पी से सुमित्रा देवी और घबरा गई। क्या हुआ? बोलो, तुम जानते हो क्या हुआ मेरे बेटे को? वो जहाँ भी है ठीक है। माधव सिंह ने उन्हें पकड़कर बिठाया और फिर सारी बात बताई। उस रात की घटना, टायर का पंचर होना, मनोज का आत्मघाती कदम और फिर कैसे वो कंडक्टर से मालिक बन गया। सुमित्रा देवी की आंखों से अब रोना नहीं बल्कि खुशी और गर्व के आंसू बह रहे थे। सुमित्रा देवी ने माधव सिंह का हाथ पकड़ा। अब चलो मेरे घर, मेरे पति को, मेरी बेटियों को ये बात पता चलनी चाहिए। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, माधव सिंह ने कहा। मनोज ने मना किया है,
मैं जाऊंगा तो शोर मच जाएगा। उसने कहा था जब तक वो खुद ना कहे तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, पर मेरी बेटियों को तो पता चलना चाहिए। मैंने उन्हें लेकर आती हूँ, तुम यहीं खड़े रहो। सुमित्रा देवी कांपते पैरों से घर की तरफ भागी। घर में रीना और पूजा अपनी माँ को उस हालत में देखकर घबरा गई। क्या हुआ माँ, तुम इतनी रो क्यों रही हो? सुमित्रा देवी को बोलने का साहस नहीं मिल रहा था, वो बस रोई जा रही थी। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, मनोज, मनोज का पता चल गया है। वो जिंदा है और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। बस इतना सुनना था कि बहनों का सब्र भी टूट गया। जिस भाई को उन्होंने रोते हुए जाते देखा था, उसकी खबर सुनकर वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुमित्रा देवी उन्हें लेकर वापस सड़क पर आई। माधव सिंह ने उन्हें मोबाइल में मनोज की फ़ोटो दिखाई, सूट बूट में, एक बड़े से दफ्तर में बैठा, आत्मविश्वास से भरा हुआ। ये वो मनोज नहीं था जिसे उन्होंने 6 साल पहले डर से सर झुकाए हुए देखा था। हम अब आपको नहीं छोड़ेंगे, बहनों ने दृढ़ता से कहा। हम भी आपके साथ चलेंगे। हमें भरोसा नहीं हो रहा। क्या भरोसा कि आप सही कह रहे हो, हम खुद देखेंगे। तभी गांव में किसी तरह ये खबर रमेश बाबू तक पहुंच गई। रमेश बाबू जो पिछले 6 साल से अपने जुर्म की आग में जल रहे थे, वो रोज़ सोचते थे कि उनका बेटा मर चुका होगा और वो एक हत्यारा के रूप में जी रहे थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली, वो भी लोगों के साथ दौड़ते हुए सड़क पर आए। रमेश बाबू को देखते ही सुमित्रा देवी अपने पति को देखकर फिर रोने लगी। रमेश बाबू ने भी रोते हुए अपनी पत्नी और बेटियों को गले लगाया। 6 साल बाद पूरा परिवार फिर एक दर्दनाक भावुकता में लिपटा था। मनोज के पिता ने माधव सिंह के सामने हाथ जोड़ दिए। बाबूजी, हमें भी ले चलो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। माधव सिंह के लिए अब अजीब संकट था। पूरे परिवार को वो 400 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल कैसे ले जाए, जहां मनोज का ट्रांसपोर्ट का दफ्तर था। खैर, निर्णय लिया गया। माधव सिंह ने ट्रक के पीछे की बॉडी में माँ और बहनों को बिठाया। रमेश बाबू को उन्होंने थोड़ी दूर पहले ही ये कहकर उतार दिया कि मनोज को पता चलेगा तो वो नाराज़ हो जाएगा। कई घंटों की सफ़र के बाद वो मनोज के दफ्तर पहुँचे। ये एक बड़ी जगह थी जहाँ 15 से ज़्यादा ट्रक खड़े थे और एक छोटा लेकिन व्यवस्थित ऑफिस था। मनोज वहीं पर था। वो अपने ऑफिस से बाहर आया और माधव सिंह को देखकर बोला, उस्ताद जी, आ गए आप? कैसी रहा सफ़र? हाँ, आ गया। माधव सिंह ने जानबूझकर चेहरा सख्त रखा। माधव सिंह ने अपने मोबाइल की गैलरी खोली। उन्होंने बेटा के पास की सड़क पर बैठे सुमित्रा देवी की एक तस्वीर खींच रखी थी। उन्होंने वो तस्वीर मनोज के सामने की। मनोज, क्या तू इनको पहचानता है? मनोज ने जब वो तस्वीर देखी, वो चेहरा जो उसने 6 साल से नहीं देखा था, वो माँ जिसने उसे अंतिम चोट देकर घर से निकाला था, उसने फ़ोन छीन लिया और उसे सीने से लगा लिया। वो चीख चीख कर रोने लगा। उस्ताद, तुम वहाँ गए थे? मेरे गांव, वो लोग कैसे हैं? सब ठीक तो हैं? माधव सिंह ने उसे कस कर डांटा। तुझसे क्या मतलब? तू तो उनको भूल चुका है। तूने कहा था जब और कमा लूँगा, अरबपति हो जाऊँगा, तब पूछना। अब क्यों पूछता है? जा और कमा, तेरे से क्या मतलब? माधव सिंह को उन लोगों की पीड़ा याद आ गई और उन्होंने मनोज को पूरी ताकत से फटकारा। वो भी रोने लगे क्योंकि ये झूठ वो ज़्यादा देर नहीं बोल सकते थे। मनोज उनके सीने से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। नहीं उस्ताद जी, मुझे बताओ वो लोग कैसे हैं? मनोज की रोने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ट्रक की बॉडी में बैठी माँ और बहनें खुद को रोक नहीं पाई। 6 साल बाद अपने बेटे की आवाज़, वो भी रोने की, ये दर्द उनके लिए असहाय था। ट्रक के अंदर से भी रोने की आवाज़ें आने लगी। मनोज ने सुना वो आवाज़ जो किसी और की नहीं हो सकती थी, अपनी माँ की। वो झट से माधव सिंह को छोड़कर दौड़कर ट्रक के पास आया और पीछे कूदकर ट्रक की बॉडी में चढ़ गया। दोस्तों, वहाँ जो दृश्य था उसे देखकर ऑफिस में मौजूद हर कर्मचारी और माधव सिंह की आंखें भी भर आई थी। ट्रक की बॉडी में माँ और दोनों बहनें मनोज से लिपट कर रो रही थी। 6 साल के बिछड़े और दर्द को वे अपने आंसुओं से धो डालना चाहते थे। मनोज जो अब मालिक था, आज भी उन सब के लिए उनका नन्हा बेटा था। माधव सिंह ने आगे आकर सबको संभाला। शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। मनोज ने रोते हुए माधव सिंह की तरफ देखा। पिताजी क्यों नहीं आए?
उन्हें भी तो लाना चाहिए था। माधव सिंह ने मुस्कुरा कर इशारा किया। उधर सड़क पर जो रमेश बाबू खड़े थे वो भी कहाँ रुकने वाले थे। वो देख रहे थे कि उनका बेटा कैसा है। जैसे ही उन्हें इशारा मिला वो भी दौड़ते हुए दफ्तर में घुस गए। रमेश बाबू को देखते ही मनोज माँ और बहनों को छोड़कर अपने पिता की तरफ बढ़ा। बाप बेटे का वो मिलन, जहाँ कभी डांट और फटकार थी, आज सिर्फ दर्द और अफसोस था। वो दोनों एक दूसरे के सीने से लिपटकर घंटों रोए। पिता ने अपने बेटे को खो दिया था और बेटे ने अपने पिता को। आज वे दोनों मिल गए थे। कुछ देर बाद जब सब शांत हुए तो मनोज अपने पिता के सामने ज़मीन पर बैठ गया। पिताजी, मनोज ने कहा, आपकी डांट ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। अगर आप उस दिन मुझे उस केक के लिए नहीं डांटते, अगर माँ मुझे घर से नहीं निकालती, तो मैं आज भी गांव में निठल्ला घूम रहा होता। मैं मरने जा रहा था, पर आपकी क्रूरता ने मेरी तकदीर लिख दी। रमेश बाबू ने रोते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया। वो अपनी डांट की अहमियत कभी नहीं समझ पाए थे, पर आज मनोज की सफलता ने उन्हें समझा दिया था। मनोज ने अपने परिवार को अपने साथ कुछ दिन रखा, फिर वे सब वापस चंपारण आए। ये 2018 की बात है। गांव में मनोज का शानदार स्वागत हुआ। मनोज ने अपनी दोनों बहनों की शादी बहुत अच्छे से करवाई। उसने अपने गांव में भी एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट ऑफिस खोल दिया। आज 2025 में मनोज के पास 40 से 50 ट्रक हैं। उसने अपने माधव सिंह अंकल के नाम पर 4-5 ट्रक कर दिए हैं। उस्ताद, ये आपका है, इसकी कमाई आपकी। उसकी माँ सुमित्रा देवी अब हमेशा हंसती रहती हैं और रमेश बाबू वो अब कभी नहीं डांटते। वो मनोज के सबसे बड़े प्रशंसक बन गए हैं। इस कहानी का असली निचोड़ ये है कि ज़िंदगी में कभी भी हार, डांट या असफलता को अंत नहीं समझना चाहिए। कई बार वही हमारे भीतर की सोई हुई ताकत और अदम्य इच्छा शक्ति को जगाने का जरिया बन जाती हैं। जब हालात हमें ज़मीन पर गिराते हैं, तब ऊपर वाला हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाता है जो हमें उठाना जानता है। हर दर्द, हर ताने और हर अस्वीकृति में एक संदेश छिपा होता है कि अब वक्त है खुद को साबित करने का। मनोज ने ये साबित कर दिया कि इंसान की कीमत उसके हालात से नहीं बल्कि उसकी सोच और मेहनत से तय होती है। उसने अपमान को ईंधन बनाया और उस आग में अपनी किस्मत को बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।